के साथ ही सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और इस बार मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा करना है। दरअसल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए 2 संशोधन विधेयकों को रखा और साथ ही कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़े कर दिए तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया। लेकिन अखंड कश्मीर की सोच जाहिर कर चुके अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपने प्लान का पहला पार्ट रिलीज कर दिया है, जिसने पाकिस्तान को भी परेशानी में डाल दिया है। समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। अखंड कश्मीर पर बड़ा फैसला, पाकिस्तान का टूटेगा हौसला। संसद में जन्नत पर क्यों जंग, कौन कितना कश्मीरियों के संग। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद संसद में शुरू हुआ कश्मीर विवाद। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर केंद्र की सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास और कानून दोनों को बदल कर रख दिया। जिस कश्मीर का राग अलाप कर पाकिस्तान दुनिया में खुद को मजबूर और मजलूम दिखाने की झूठी कोशिश करता था, उस मुद्दे को मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन कश्मीर को लेकर ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते केंद्र की मोदी सरकार नई संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई। पहला, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन संशोधन विधेयक 2023। लेकिन बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। सरकार ने कश्मीर के साथ साथ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव के रास्ते को और आसान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो विधेयक सदन के पटल पर रखे, उनमें से एक में एक महिला समेत कश्मीरी विस्थापित समुदाय के 2 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। गृह मंत्री के मुताबिक विधानसभा में 9 सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई, तो वहीं पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बताकर वहां के लिए भी 24 सीटें आरक्षित की गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले एकीकृत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थी। इनमें से 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित थी, जिन पर चुनाव नहीं हो पाता था। बाकी 87 सीटों में से 4 लद्दाख, 37 जम्मू और 46 सीटें कश्मीर संभाग में थी। अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 107 सीटें। इनमें प्रस्तावित नए परिसीमन के तहत 7 सीटों का इजाफा कर 114 किया जाएगा। इसमें 90 सीटों पर चुनाव होगा और 24 सीटें पहले की तरह पाक अधिकृत इलाकों के लिए होंगी, जिन पर चुनाव नहीं हो सकेगा। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। हालांकि मौका जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा का था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री शाह अतीत के पन्ने पलटने लगे। विधानसभा चुनावों में हार के साथ ही हर कोई कांग्रेस को कसूरवार ठहराने लगा। संसद में भी नेहरू के कथित ब्लंडर्स की फेहरिस्त खुल गई। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए मानो। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर
रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं। जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने 1947 में कश्मीर पर हुए हमले की दास्तान सुनाई। तो इन विधेयकों को जंग में विस्थापित हुए 41,000 से ज्यादा परिवारों को अधिकार देने का हथियार भी बता दिया। संसद में अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए, और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए, और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद से लेकर सड़क तक अमित शाह के नेहरू विरोधी बयान की खिलाफत शुरू हो गई। विपक्ष को एकता दिखाने का बहाना मिला और सबकी जुबान से शब्दों के तीर छूटने लगे। मान लीजिए नेहरू ने गलती की, तो मुझे कहने का मतलब सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ। पहले इलेक्शन तो करें। इलेक्शन का कल वो कह रहे थे कि डेट देंगे, मगर जब स्पीच खत्म हुई उनने कोई डेट नहीं दी है। अफसोस है इस बात का। इलेक्शन होना चाहिए, हमारी डिमांड ये इलेक्शन होना चाहिए। मेरा ये है कि अगर वो वाकई कश्मीरी पंडितों के बारे में सीरियस होते तो वो बजाय नॉमिनेशन की यहाँ सीट्स रिजर्व करते। आपको मालूम होगा मखनलाल फोतेदार हो, पैरलाल हंडू हो, या मनका कोल हो, या दूसरे कश्मीरी पंडित हमारे लोग कश्मीर से इलेक्शन जीतते थे। मुफ्ती साहब ने जम्मू से इलेक्शन अरसपोरा से जीता है। तो अगर वो वाकई सीरियस थे कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हमारे लोग बाहर गए हैं उनको वापस लाना है, तो मेरे ख्याल में ये एक सुनहरी मौका था। अगर कश्मीर में सीटें रिजर्व होती, कश्मीरी पंडित उसमें खड़े होते और कश्मीरी अपने मुसलमान भाइयों के पास जाके उनसे वोट मांगते, तो मुझे लगता है ये एक नई आमद होती उनके यहाँ। कश्मीर मुद्दे पर शाह ने कहा कि
अगर वोट बैंक की राजनीति पर विचार किए बिना आतंकवाद से निपटा जाता तो कश्मीरी पंडितों का पलायन रोका जा सकता था। शाह के इस बयान पर सदन में हंगामा भी हुआ। इसके बाद विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर लिया था और दिन बीतने के बाद भी सरकार पर विपक्ष का हमला कम नहीं हुआ। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। पीओके के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, के पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। असलियत यह है कि वहां पर गवर्नर जगमोहन थे, जिनको आपने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस 7 अगस्त 1990 में लिया, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, इसलिए आपने समर्थन वापस लिया। और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टारगेटेड किलिंग होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुर्दांत आतंकवादियों को गले लगाते हैं। जब यह सब करना बंद कीजिएगा तब कश्मीर पर अगली बार बात कीजिएगा। 75 साल पहले के इतिहास निकालकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हुआ है। पीओके को ले आए वापस, किसने रोका है? अभी भी हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की हालत पुख्ता है। आप कर दीजिए, हमला कर दीजिए, पीओके को ले लीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो विश्व गुरु हैं ही, तो पूरी दुनिया को कन्विंस कर लेंगे कि हमने किया। मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर स्पेशल राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को एक ध्वज और एक संविधान के अंदर लेकर आए। लेकिन संसद में जम्मू कश्मीर पर 2 बिल आते ही विपक्ष की आर्टिकल 370 की टीस भी निकलकर सामने आने लगी। हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखा चुका है। अखंड कश्मीर के आह्वान से ही पाकिस्तान डरा हुआ और अब संसद में विधेयक ने कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और चुनाव का रास्ता तैयार करने का काम शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने संसद में कहा है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग कार्यक्रम बनाकर कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की ओर हैं। इसके साथ ही सभी की निगाहें पीओके समेत राज्य में सीटों के नए सिरे से परिसीमन पर भी हैं। जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन को इसी साल मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के 5 सांसद यानी 5 एसोसिएट सदस्य को फरवरी में ही सौंपी थी। इन सदस्यों में जम्मू संभाग से 2 बीजेपी और कश्मीर संभाग से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद शामिल हैं। इस 5 एसोसिएट सदस्यीय कमेटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। जबकि परिसीमन आयोग में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के शर्मा और देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया था। 2 हफ्ते में 5 सांसदों ने अपनी सलाह, सुझाव और आपत्तियां बताई। उसके बाद जनता ने अपनी राय दी। इन सभी के आधार पर आयोग ने अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी। आयोग का कार्यकाल तीसरी और अंतिम बार 2 महीने बढ़ाकर 6 मई 2022 तक किया गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से 1 दिन पहले रिपोर्ट सौंप दी गई। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर प्रथम प्रारूप तैयार करने के साथ ही आयोग ने जम्मू संभाग में 6 सीटें और कश्मीर संभाग में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की थी। आयोग की इस सिफारिश को 20 दिसंबर साल 2021 को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के साथ साझा भी कर लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सदस्य भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन फरवरी साल 2021 को हुई आयोग की पहली बैठक में नेशनल कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर में सीटें बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे।
कश्मीर पर झगड़ा करीब 72 साल पुराना है। इसकी शुरुआत आजादी की ठीक बाद हो गई थी और वो साल 1947 का था, जब जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का मोहम्मद अली जिन्ना का कोई तिकड़म काम नहीं आया तो पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची। पाकिस्तान की सेना कबाइलों के भेष में कश्मीर में घुस आई और बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारतीय फौज ने कश्मीर को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। इतिहास पर नजर डाले तो 22 अक्टूबर 1947 आजादी को करीब 2 महीने ही बीते थे कि पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार की ओर से तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 9 नवंबर 1947 कश्मीर के महाराजा से समझौते के बाद भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ कश्मीर में अभियान शुरू किया। 30 दिसंबर 1947 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही वो फैसला था जो कश्मीर के लिए गले की फांस बन गया, जिसे लेकर विरोधी उन पर निशाना साधते। दरअसल कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पंडित नेहरू ये मामला लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए।